Lord Krishnanaman to all of you. This is Rachit Jain, your business teacher. Today we'll be discussing partnership because we have already discussed sole proprietorship and Hindu undivided family in our previous videos. Okay, so today we'll be discussing partnership. Okay, and these are the parts of foundation of business. Okay, so let's talk about partnership. What is partnership? So as you can see, the definition of partnership goes like this. Partnership is an association of two or more people who agrees to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग ऐसे लोगों के बीच का एक बिजनेस है जो कि अपनी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मैनेजरियल रिसोर्सेज, देखिए पार्टनर्स कई तरह के होते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा कम है लेकिन उनके पास स्किल्स ज़्यादा हैं. ठीक है, तो वो भी कंपनी में पार्टनर्स बनते हैं. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स को ज़्यादा देते हैं, फाइनेंशियल स्किल्स को कम देते हैं. ठीक है, तो इस तरह के पार्टनर्स, यानी कि मान लीजिए मेरे पास मैनेजरियल स्किल है, आपके पास पैसा है. ठीक है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं कि मैं अपने मैनेजरियल स्किल्स उसमें यूज़ करूँगा, आप अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ कीजिए. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक साथ आएंगे और एक साथ आके दोनों की स्किल्स को एक साथ लाके और एक पार्टनरशिप को शुरू करेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये 1932 आपका पार्टनरशिप एक्ट होता था, इसके द्वारा चलती है. देखो क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट अलग अलग हैं दोनों. ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 था जो कि अब 2013 और 2014 में अपडेट हो चुका है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये एक लीगल अग्रीमेंट है. ठीक है, आप चाहें तो इसको रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आगे उसको और डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये क्या होता है कि इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल एग्रीमेंट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट हमने बना लिया कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया है, आपने इतना पैसा लगाया है, आपका शेयर इतना होगा, मेरा शेयर इतना होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं. ठीक है, इसमें आपके रेशियोज़ डिस्कस होते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मेन देखिए अगर कोई भी बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं तो उसका मेन हमारा एम क्या है, प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है ना, तो ये क्या है कि चैरिटेबल पर्पस से अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई एक हम लोग NGO खोल देते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है, बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप नहीं है. ठीक है ना, तो वो बिज़नेस के टर्म्स में पार्टनरशिप नहीं बोली जाएगी. ठीक है, या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई चोरी चकारी करने के लिए कोई दो व्यक्ति साथ आते हैं तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है. ठीक है ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विच इज़ लायबिलिटी. तो यहाँ पे अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करते हैं तो जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था वैसा ही यहाँ भी है कि जो लायबिलिटी होती है वो सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है. यानी कि अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं एक फर्म में और उसने मान लीजिए 5 करोड़ का लोन लिया हुआ है. ठीक है, और अगर कोई भी वजह से ऐसा होता है कि बिज़नेस ख़त्म हो जाता है या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आती है और वो लोन नहीं चुका पाता है, बिज़नेस लोन नहीं चुका पाता है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है. अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्क बियरिंग. अगर हम लोग बात करते हैं कि रिस्क बियरिंग क्या होता है, यानी कि कौन ज़्यादा रिस्क लेगा, कौन कम रिस्क लेगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो पार्टनरशिप डीड बनती है. जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें पहले से ही एक हम लोग सारा कुछ मेंशन कर देते हैं कि कौन कितना रिस्क लेगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो क्या होता है कि बराबर बराबर सारी रिस्क सब में इक्वली बांटी जाती है. ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन किया है तो इक्वल प्रॉफिट्स और इक्वल लॉस सब में बांटे जाएंगे.
नेक्स्ट है हमारा डिसीज़न मेकिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए, तो क्या होता है कि सारे पार्टनर्स जो भी फर्म में हैं वो सारे ही पार्टनर्स अलाउड होते हैं किसके लिए, डिसीजंस, कोई भी डिसीज़न को लेने के लिए। ठीक है ना, क्या होता है लेकिन जनरली क्या होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में लोग अपने अपने एरियाज़ डिवाइड कर लेते हैं कि मैं फाइनेंस देखूंगा, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तो वो अपने अपने एरिया में डिसीजंस लेते हैं। ये क्या है, ये एक मतलब एक पर्सनल रिलेशन है, ये कोई एक बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, मान लीजिए एक फर्म में 20 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए एक फर्म जो चल रही है वो 20 के 20 पार्टनर्स रोज़ उसमें होंगे, नहीं ना। ऐसा होता है 2 या 3 पार्टनर्स जो होते हैं वो एक फ़र्म को एक दिन में मैनेज करते हैं और बाकी के पार्टनर्स एक बैकग्राउंड सपोर्ट देते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, अदर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी, यानी कि कॉन्टीन्यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्टीन्यूटी की जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन लीगली अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पार्टनर के रिटायर होने पे, ठीक है, कोई भी पार्टनर के ये कहने पे कि मैं अब बाहर होना चाहता हूँ, ठीक है, या इंसॉल्वेंट होने पे या डेथ होने पे एक पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अगर सारे पार्टनर्स बाकी के अग्री करें और उस पार्टनर का शेयर अगर उसको दे दें तो पार्टनरशिप फर्म उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की। अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसके हिसाब से था मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100, लेकिन 2014 में इसको अमेंड किया गया रूल 10 के हिसाब से। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रेस्क्राइब पार्टनर्स हो सकते हैं कितने, 50, यानी कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या होता है कि जो हर पार्टनर है वो कंपनी का एक एजेंट भी है और ओनर भी है, यानी कि कंपनी के लिए वो कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अगर एक मान लीजिए आपका कोई भी पार्टनर कंपनी का कहीं भी जाता है तो वो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव की तरह से जाता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है कि सारे पार्टनर्स को मिलके ही कोई भी डिसीज़न इसमें लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल एजेंसी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 10 पार्टनर्स हैं और 10 में से अगर मान लीजिए 5 किसी चीज़ के लिए तैयार हैं और 5 नहीं तैयार हैं तो वो काम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, ये एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे लोगों को साथ मिलके काम करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति डे टू डे ऑपरेशंस देख रहा है उसको कई बार बाकी के पार्टनर्स अपनी अथॉरिटी दे देते हैं। ठीक है, कि आपको ये पूरा मतलब अथॉरिटी हम दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूँ एक फर्म में, ठीक है, और मैं एक्टिवली उसमें डेली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें एक पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह से दे दूँगा कि आप मेरे बिहाफ पे डिसीज़न ले सकते हो डे टू डे एक्टिविटी का। ठीक है ना, तो ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। मुझे भरोसा है तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई आप मेरे बिहाफ पे डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। ओके, थैंक यू।